नमस्कार, मैं नंदकिशोर। CS प्रो के 8वें लेक्चर के सीरीज़ का यह 5वां पार्ट है और इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि CS प्रो के डेटा एंट्री एप्लीकेशन पर चेक्स कैसे लगाए जाते हैं। अब तक हम लोगों ने सीखा है कि कैसे चेक्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट पहले तैयार करते हैं और फिर उसे CS प्रो में इम्प्लीमेंट करते हैं। इस स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए हम लोगों ने देखा कि चेक्स के कई कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में इन चेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। चेक्स की कैटेगरीज जैसे कि रेंज चेक, वैलिड वैल्यू चेक, रिलेशन बिटवीन टू फील्ड्स विद इन सेम यूनिट, रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन टू रिकॉर्ड्स, ये सारे जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के आधार पर हम क्वेश्चनायर को देख के और ये सारे चेक्स पहले नोट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब तक के पार्ट्स में जो सीरीज़ के कई पार्ट हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम लोगों ने रेंज चेक, वैलिड वैल्यू चेक, रिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स विद इन सेम यूनिट, रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स, इस तरह के चेक्स हम लोग सीख चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग स्किप, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, कि अगर वेदर लैंड की यानी घर के पास ज़मीन है या नहीं का स्टेटस 2 है तो यहाँ पर लैंड साइज में एंट्री नहीं आनी है, उसे सीधे कर्सर को मूव करके फैमिली साइज यानी Q104 पर चला जाना है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने नोट किया था अपने डॉक्यूमेंट में कि इफ Q102 इक्वल टू 2 देन स्किप टू Q104, और ये मैसेज इस तरह के चेक्स में कुछ नहीं होते और केवल इस कर्सर मूवमेंट यहाँ पर नोट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं CS प्रो में। तो सबसे पहले ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, चूँकि कंडीशन लगा हुआ है Q102 पर, जहाँ कंडीशन लगा हुआ है वहीं पर ये स्किप इम्प्लीमेंट होगा। यानी हम पहले 102 को सेलेक्ट कर लें और इस 102 को सेलेक्ट करने के बाद हम इस चेक्स को देखें। चेक्स मैंने पहले लिख रखा है कि इफ Q102 इक्वल टू 2 देन Q103 इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल, यानी इसमें कुछ भी नहीं आना है। एंड देन लिखा है स्किप टू Q104। अगर ये पार्ट Q103 इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे तो क्या होगा, यानी Q102 इक्वल टू 2 देन वो सीधे स्किप कर देगा, और अगर पहले से कोई उसमें वैल्यूज मॉडिफिकेशन मोड में पड़ी हुई हैं तो वो एज इट इज रह जाएंगी। जैसे हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के दो तरीके हैं, या तो डिलीट करता है या दूसरा तरीका होता है CS प्रो में रिमार्क लगाना। रिमार्क लगाने के लिए कर्ली ब्रेसेस में अगर आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट और एंड कर देंगे तो उसके बीच की सारी चीज़ रिमार्क हो जाती है, यानी CS प्रो उसे प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानता, उसे सिर्फ रिमार्क या कमेंट मानता है। तो इस तरह से अगर कई कमेंट हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो इसकी को अगर हम किसी और को दे रहे हैं तो उसको समझने में वो कमेंट आसानी करते हैं, और दूसरा चीज़ कि कुछ पार्ट को अगर हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट ना हो तो उसे रिमार्क बना देते हैं या कमेंट बना देते हैं। तो इसे मैंने कमेंट बना दिया, और कमेंट बनाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो कंडीशन देख रहा है कि Q102 इक्वल टू 2 देन, यानी पहले जैसे आप लिखते थे इफ के बाद क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के बाद सीखा जो हम लोगों ने यहाँ की एक स्किप स्टेटमेंट, जैसे और स्टेटमेंट हैं उसी तरीके से स्किप एक स्टेटमेंट है और वो उसके साथ हम बताते हैं कि कहाँ पर जाना है।
तो स्किप टू जो फील्ड पर जाना है बस उसका नाम, और इसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो रन करके हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं कि क्या किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। वो डेटा फाइल पूछता है और डेटा फाइल पूछने के बाद हम इसे बताते हैं कि ठीक है चलो मॉडिफिकेशन मोड में पहले घर का। अब यहाँ पहले से देखिए कुछ वैल्यू पड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ जाके इसे 2 कर देंगे तो ये चला तो गया 07 पर, लेकिन ये वैल्यू पड़ी रह गई, और इस तरह से इस यहाँ गलती होने की संभावना है। तो इसीलिए हम वहाँ पर जो नॉट एप्लीकेबल वाला स्टेटमेंट लिखा था, ये वेदरलैंड के ऊपर लिखा था, उसे सेलेक्ट किया और फिर इसे अब रिमार्क से हटा देते हैं, और अब देखते हैं कि इम्पैक्ट कैसा आता है। इसे फिर से रन करेंगे। ओ सॉरी, मैं बता रहा है कि CS एंट्री ऑलरेडी रन कर रहा है, पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि जब कोई हम चेंज करते हैं उसके बाद से फिर से जब प्रोग्राम को रन करेंगे तभी वो अप्लाई होता है। और फिर हम मॉडिफिकेशन मोड में जाके इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। ये 2 को लिखने के बाद अब वो इसे क्लियर कर देता है, और क्लियर करने के बाद तब वो आगे के फील्ड पर जाता है। तो इस तरह से ये स्किप स्टेटमेंट काम करता है। स्किप स्टेटमेंट हमेशा कर्सर को आगे ले जाता है। स्किप स्टेटमेंट की तरह ही CS Pro में जब और भी कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें आप अपने से हेल्प की मदद से सीख सकते हैं, जैसे मूव, एडवांस, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो CS Pro से जुड़े हुए हैं और थोड़े थोड़े अंतर के साथ हैं। तो स्किप के साथ लेकिन कंडीशन ये है कि कई कर्सर को हमेशा आगे के फील्ड में ले जाता है। मान लीजिए कि हम अगर चाहते हैं कि अगर यहाँ कोई बच्चा 4 साल का डाला जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ 99 डाल के और वो इस फील्ड पर आ जाए, यानी फिर नेक्स्ट ID कोड पर चला जाए। तो यहाँ कर्सर देखिए फील्ड के हिसाब से पीछे मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ स्किप कराना है तो हमें लिखना पड़ेगा स्किप, स्टेटमेंट तो स्किप का होगा ही होगा, और फिर टू नेक्स्ट ID कोड, क्योंकि ID कोड एजुकेशन से पीछे की तरफ है। तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये लिखेंगे, हम किसके ऊपर लिखेंगे, एज के ऊपर लिखेंगे कि एज के ऊपर अगर वो देख ले कि अगर 5 साल से कम है तो अपने आप पहला चीज क्या करे कि Q205 में असाइन करे इक्वल टू 99 करे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर असाइन किया है अभी, और ये उसी तरीके से हमने नॉट एप्लीकेबल असाइन किया है तो वहाँ पर 99 असाइन हो जाएगा आपको एजुकेशन के फील्ड में, और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा स्किप टू, एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर जुड़ेगा नेक्स्ट, कि इसलिए वो जुड़ेगा क्योंकि आप जब कर्सर को पीछे के फील्ड पर ले जा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसका रो नंबर आगे का बन रहा है तो नेक्स्ट ID पर जाए, इसलिए स्किप के साथ वहाँ पर नेक्स्ट यूज़ होगा। तो इस तरह से हम कहीं भी स्किप को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेटा एंट्री का एस्पेक्ट होता है कि किस तरह से ब्रांचिंग या पाथ वो डेटा एंट्री सिस्टम देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने केवल रिलेशन बिटवीन 2 रोस्टर को छोड़कर ये सारे जो चेक्स आपको बताए, यानी कि डेटा रेंज चेक, वैलिड वैल्यू चेक, रिलेशन बिटवीन 2 कॉलम्स, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स, उसी तरह से स्किप्स, ये करीब करीब 80% जो डेटा चेक्स होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं, और वो हम बड़ी आसानी से सिर्फ 3-4 चीज़ों को सीख के, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं,
इफ के बाद क्राइटेरिया, और इसको करने के लिए क्या सीखना है, सिर्फ एक्सप्रेशन। CS प्रो में एक्सप्रेशन का आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, और वो एक्सप्रेशन को सीखने के बाद उसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन का मतलब कि कोई भी एक रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स को जोड़ के बना हुआ एक एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो CS प्रो के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है। तो आपको ये सारे चेक्स चलाने के लिए सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, ERR MSG को यूज करना आना चाहिए, और तीसरा चीज कुछ स्टेटमेंट जैसे कि स्किप जैसे स्टेटमेंट आने चाहिए। सिर्फ इतना से 80% जो चेक्स हैं एक रियल क्वेश्चनआयर में वो लिखे जा सकते हैं। तो ये था आपका चेक्स के बारे में कि चेक्स किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर अभी तक हम इसे बार बार प्रोडक्शन मोड, सॉरी इसे डिज़ाइन मोड कहेंगे, क्योंकि अभी हम ये जो पूरा डेटा एंट्री एप्लीकेशन उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, और डिज़ाइन करके फिर इसे रन यहाँ से करते हैं और उसे चेक करते हैं। तो डिज़ाइन मोड में बार बार डिज़ाइन करना और चेक करना ये चलता रहता है। लेकिन एक बार जब कंप्लीट आपका डेटा एंट्री एप्लीकेशन बन जाएगा तो इसे हम डिज़ाइन मोड से फिर प्रोडक्शन मोड में ले जाएंगे। प्रोडक्शन मोड से अब मैं फिर बार बार इस डिज़ाइन मोड में नहीं आना है, सीधे हम डेटा एंट्री के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसको जाने के पहले डिज़ाइन बार बार बना के और इसे चेक करके ये कंप्लीट रूप से अपने को सेटिस्फाई करना होता है जो डेटा एंट्री एप्लीकेशन डेवलपर है कि ये प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है। एक बार जब डिज़ाइन मोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसे प्रोडक्शन मोड में हम ले जाएंगे, और प्रोडक्शन मोड से कैसे उसे रन करेंगे इसे हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।